प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पीएम ने मुख्यमंत्री गहलोत की प्रशंसा भी की। कहा, आपके दोनों ही हाथों में लड्डू है। क्या बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है इस प्रवचन में? पीएम मोदी ने क्यों की गहलोत की तारीफ? देखते अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। इस दौरान कार्यक्रम में उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा कि आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं। विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो दो हाथ में लड्डू है। दरअसल सचिन पायलट के अपने ही गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ जाने की वजह से प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। पायलट का कहना है कि गहलोत सरकार ने वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच नहीं कराई। इसको लेकर उन्होंने सीएम को भी कई बार चिट्ठी भी लिखी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद सचिन एक दिन के अनशन पर बैठ गए। आज उन्हें दिल्ली बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि मां भारती की वंदना करने वाली राजस्थान की धरती को आज पहले वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना को समृद्ध करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सत्ताधारी कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है। राजस्थान में सचिन पायलट ने मंगलवार को अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने का ऐलान कर दिया। उधर कांग्रेस ने पायलट को कड़ी चेतावनी दी है। पार्टी ने दो टूक कहा कि इस तरह का कोई भी काम पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। क्या कांग्रेस पायलट के ऊपर एक्शन लेगा? राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन का उपवास कर कांग्रेस आला कमान को सीधी चुनौती दी है। पायलट का अनशन 5 घंटे में खत्म हुआ और शाम करीब 4:30 बजे पायलट के समर्थकों ने उन्हें मिठाई खिलाकर अनशन तोड़ा। लेकिन गौरतलब है कि कांग्रेस की चेतावनी के बावजूद पायलट ने अनशन जारी रखा। सचिन पायलट के अनशन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ऐलान किया कि शाम को महामंत्री जयराम रमेश इस मुद्दे पर बयान देंगे, लेकिन रमेश पेश नहीं हुए। जाहिर है कि इससे कांग्रेस आलाकमान भी कंफ्यूज है। पायलट ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही के लिए उपवास रखा। यह संगठन के बारे में नहीं बल्कि सरकार के बारे में है। अगर संगठन की बात होती तो मैं संगठन से बात करता। मैं पूरे 1 साल से मुख्यमंत्री से मांग कर रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया और आखिरकार मुझे उपवास करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, सचिन पायलट के अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर जाने के बाद सचिन के कांग्रेस छोड़ने के कयास तेज हो गए हैं। सचिन पायलट के अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर जाने के बाद सचिन के कांग्रेस छोड़ने के कयास तेज हो गए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सचिन बीजेपी में शामिल होने के बजाय कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी तीसरी पार्टी बनाएंगे। राजनीतिक जानकारों का एक वर्ग यह विचार व्यक्त कर रहा है कि अगर पायलट का वोट बैंक कांग्रेस से टूटता है तो अशोक गहलोत को झटका लगेगा, जबकि अगर वह भाजपा में जाते हैं तो भाजपा को ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए इस बात की संभावना अधिक है कि पायलट कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाएंगे, खुद की पार्टी। सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे और भाजपा के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, जिससे उसके एक क्षेत्रीय पार्टी बनने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि एक वर्ग का मानना है कि पायलट कांग्रेस में बने रहेंगे और गहलोत के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस में पायलट को निकालने की हिम्मत नहीं है। चूंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए गुर्जर मीणा समुदाय का वोट जरूरी है, ऐसे में कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और मायावती को एक साथ बड़ा झटका दिया है। देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत पर खास रिपोर्ट अंदर की बात में।
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ने लगी है। अब सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती को एक साथ तगड़ा झटका दिया है। दोनों पार्टियों के कई नेताओं ने सुबह सपा ज्वाइन किया है। निकाय चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंधमारी की है। सुबह सपा ज्वाइन करने वालों में प्रयागराज से महेश प्रजापति, गाजियाबाद से दयाराम भार्गव, कानपुर से रमेश राजभर और वाराणसी से आनंद तिवारी समेत कुछ और नेता शामिल हैं। इस दौरान सुबह सपा प्रमुख ने प्रतिक्रिया देते हुए यूपी में शराबबंदी और जातिवार जनगणना करने के लिए अपने पुराने मुद्दों को फिर से दोहराया है। साथ ही राजभर ने महिलाओं के लिए नौकरी में 50% आरक्षण की मांग रखी है। इससे पहले मंगलवार देर रात को ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है, लेकिन इस मुलाकात के बाद राज्य में बीजेपी और सुबह सपा के बीच गठबंधन की अटकलें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आगे देखें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से मानवीय आधार पर सहायता के लिए मदद मांगी है। भारत के दौरे पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन ज़ापरोवा ने मंगलवार को राज्य विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी को यह पत्र सौंपा। भारत से क्या चाहता है यूक्रेन, देखते इस खास रिपोर्ट में। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से मानवीय आधार पर सहायता के लिए मदद मांगी है। भारत के दौरे पर आई यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमिन ज़ापरोवा ने मंगलवार को राज्य विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी को यह पत्र सौंपा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने पत्र में भारत से अतिरिक्त दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को भेजे जाने की मदद करने का अनुरोध किया है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के समय उनके देश में पढ़ रहे भारत के मेडिकल छात्रों को राज्य में उनकी योग्यता के लिए परीक्षा देने की अनुमति देगा, जो कि भारत के हजारों छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात होगी, जिनको युद्ध शुरू होने के बाद भारत आना पड़ा था। डिप्टी विदेश मंत्री एमिन ज़ापरोवा ने कहा है कि रूस के साथ खड़े होने का अर्थ इतिहास के गलत पक्ष के साथ होना है और उनका देश भारत के साथ घनिष्ठ संबंध चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चीन से सीमा विवाद के बीच भारत इस साल G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। इसी कड़ी में भारत चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए आगामी G20 और Y20 की बैठक लेह और श्रीनगर में आयोजित कर रहा है। यह बैठक 26 से 28 अप्रैल और 22 से 24 मई को आयोजित होगी। क्या मोदी सरकार ने उठाया ऐसा कदम, चीन और पाकिस्तान दोनों तिल मिलाए, देखते हैं अंदर की बात में। पाकिस्तान और चीन से सीमा विवाद के बीच भारत इस साल G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। इसी कड़ी में भारत चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए आगामी G20 और Y20 की बैठक लेह और श्रीनगर में आयोजित कर रहा है। यह बैठक 26 से 28 अप्रैल को, 22 से 24 मई को आयोजित होगी। श्रीनगर और लेह में होने वाली G20 और Y20 की बैठक से पाकिस्तान को एक बार फिर मिर्ची लगी है। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बॉडी की सदस्यता का फायदा उठा रहा है, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि चीन भी इस बैठक का बॉयकॉट कर सकता है। चीन ने इससे पहले 26 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हुई G20 की प्रतिनिधियों की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस शिखर सम्मेलन में लगभग 80 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, क्योंकि G20 में कई OIC समूह के सदस्य देश भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगा है, जिसमें GPF ब्याज पर कुछ ऐसा फैसला सामने आया है जिससे कर्मचारी जरूर से नाराज होंगे। आखिर क्या है यह फैसला, आइए जानते हैं। फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि का ब्याज दर पर सरकार का फैसला आ गया है। सरकार ने अप्रैल से जून की अवधि के लिए GPF और इसी तरह के फंड के लिए ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। इन फंड्स की ब्याज दर 7.1% पर स्थिर है। आपको बता दें कि GPF एक तरह की भविष्य निधि है जो भारत में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत GPF में योगदान करने की अनुमति है। रोजगार अवधि के दौरान जमा कुल राशि का भुगतान कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है। वित्त मंत्रालय GPF पर ब्याज दर हर तिमाही में संशोधित करता है। इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए EPF की ब्याज दर 8.15% तय की है। वहीं सरकार ने 2023 की अप्रैल से जून की तिमाही के लिए
कुछ छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भी बदलाव किया है। इनमें बेटी सुकन्या और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जैसी योजनाएं शामिल है। हालांकि पीपीएफ पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि सरकार जीपीएफ की ब्याज दर को भी स्थिर रख सकती है। बता दें कि हाल ही में सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब महंगाई भत्ता 42% हो गया है। वही वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में पेंशन योजनाओं के लिए समिति बनाई गई है। यह समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार करने के अलावा पुरानी पेंशन योजना से जुड़े हर पहलू पर मंथन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।